फंक्शन में मैं नहीं गया। उन्होंने बहुत बुलाया, बहुत प्यार से बुलाया, क्योंकि मैं जानता था कि मैं वहाँ गया तो मुझे तालियां बजेंगी, बहुत अच्छा वीडियो बनेगा। लेकिन मैं वो लोकप्रियता को भुनाने वाला आदमी में से नहीं। आपने देखा भी नहीं होगा कि बहुत रेयर मैंने ट्वीट किया होगा कि मेरे बारे में ये आर्टिकल छपा है, LA टाइम्स में छपा है, टाइम्स में छपा है, गार्डियन में छपा है। मैंने कभी नहीं किया, जैसा बाकी अंग्रेजी के एंकर दिन रात करते हैं। मेरे ऊपर विनय शुक्ला ने फिल्म बनाई, उसका ख्याल करके कि उसने बहुत मेहनत की है तो 2-4 बार लिख दिया, लेकिन उस फिल्म को कहाँ तारीफ मिली, कहाँ लोगों ने मेरे बारे में ट्वीट किया, आप उसके बारे में भी बहुत सुनते नहीं कि मैंने तो वीडियो देखा। हाँ, जब US में लोग कि वो सब भी आप नहीं देखें कि मैं ट्वीट कर रहा हूँ कि मेरी बड़ी तारीफ हो रही है, मेरी बहुत लोगों ने इतना अच्छा लिख दिया है, ये लिख दिया है। तो मैं उससे बहुत अलग भी रहता हूँ, मतलब उनसे मैं बहुत प्रभावित भी नहीं हूँ, बहुत स्वीकार करता हूँ तरह, लेकिन मैं उसके साथ जी सकता हूँ। 3 साल के दौरान मैं अपने कमरे में जब बंद रहा और सेलुलर जेल वाली जिंदगी में सुबह शाम टाइप करता रहा, तो कई लोग कहते थे कि तुम इस लोकप्रियता का चस्का है, इसके बिना जी नहीं पाओ। वो लोग मुझे नहीं जानते। मैं कभी लोकप्रियता का चस्का लेने गया ही नहीं। मैं इतने बड़े बड़े सम्मेलनों और इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाने को मना करता। आपको पता नहीं होगा कि मैं हार्वर्ड गया हूँ, आपको पता नहीं होगा कि मैं स्टैनफोर्ड गया हूँ, आपको ये भी पता नहीं होगा कि मैं बर्कले गया हूँ। ये मुझे भी पता। हाँ, क्योंकि मैं तो बहुत लोगों को कहने का मतलब है मैं दिन भर ट्वीट नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, जैसे बाकी अंग्रेजी के जो लोग हैं 24 घंटा ट्वीट कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी सभा थी वहाँ जब मैं बर्कले गया था और हार्वर्ड गया था और कोलंबिया गया था। हमने कोलंबिया स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में सबको कहता हूँ वहाँ जाने की थोड़ा तैयारी कर लो, पढ़ लो, देखो हो सकता है। उसके बारे में भी कोई ट्वीट या फेसबुक पोस्ट नहीं किया। जहाँ मेरी फिल्म दिखाई गई और जहाँ कमरा इतना भर गया था कि मैं ही बाहर खड़ा था, तो देखा मैंने मंच पे आ रहे थे। हाँ, तो फिल्म खत्म होने के बाद मैं एंटर किया, तो इसलिए कि मैं उसमें नहीं रहता। वो मेरे काम की वजह से मैं ये जानता हूँ कि मैं अच्छा काम करूँगा और मेरे दर्शक बड़े सख्त हैं। मैं अच्छा काम करता हूँ तभी वो तारीफ करते हैं, बाकी की नहीं करते। वो लिख देते हैं कि आज का शो एवरेज था। ये भी मुझे कमेंट मिलता था, तो मुझे लिखना पड़ता था कि हर दिन कहाँ से अच्छा करूँगा, देखता हूँ कल कुछ करूँगा। तो वो मैं इससे डिटैच थी। अगर मेरी आर्थिक शक्ति इतनी होती तो मैं इसी बार हमेशा के लिए इस पेशे को छोड़ देता। अच्छा, और उसके बाद मैं कुछ करता, मैं देश में घूमता, तो महसूस करता लोगों को। और अब चूँकि करना पड़ेगा तो मुझे यूट्यूब करना पड़ेगा और ये सब तो वो पैसे तो कमाए नहीं, तो अब क्या करें। पर मेरा आपने चूँकि सपना पूछा तो मैंने सपना कि मेरा सपना है कि मैं इस पेशे को लिखना बोलना हमेशा ताकि नए लोग आएँ और मैं अपने जीवन में दूसरों को भी सुनना चाहूँ। ये मेरी आदत है। मैं बहुत सारे नए रिपोर्टर की रिपोर्ट पढ़ता हूँ, अपने फेसबुक पे डालता हूँ। आप बड़े बड़े एंकर को देखिए, वो कभी दूसरे रिपोर्टर का नाम नहीं लेते, पूरी जिंदगी में नाम नहीं लेते, कैमरा पर्सन का नाम तक नहीं लेते। ये लोग क्या करेंगे जिंदगी? क्या मैं लोकप्रियता को गठरी में बांध के अपने साथ ले जाऊंगा दुनिया से? नहीं ले जा सकता। कोई ऐसा तरीका नहीं, ना मैं किसी आचार की शीशी में बंद कर सकता हूँ। ये तो हवा के झोंके की तरह है कि आई और चली गई, वो किसी और के यहाँ भी जाएगी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ठहर जाए। और ना मैं अपने दर्शकों को रोक सकता हूँ कि आप सिर्फ मेरे होकर रहो या मैं आपका होकर रहूँ। तो इसलिए मैं काफ़ी नए लोगों की रिपोर्ट पढ़ता हूँ और अपने आप को ट्रेन करता हूँ। पढ़ो, एक नए रिपोर्टर ने लिखा है, तो जाके फेसबुक में लिखता हूँ। तो ये अच्छा है कि दूसरों को देखना, दूसरों को के काम को देखना, वो कैसा बोल रहा है, नए खिलाड़ी को आगे आते देखना। ये सब जिंदगी की बहुत सुंदर चीज़ें हैं जिसकी अनुभूति होनी चाहिए, जिसकी अनुभूति का सपना हर किसी को देखना चाहिए। इस सपने से है आपने अपनी बात कही, सिर्फ हर आदमी कुछ पाना चाहता है। हर बात जो कहे कि मैं कुछ नहीं पाना चाहता हूँ, वो संतई को प्राप्त करता है। लेकिन रवीश कुमार भी कुछ पाना चाहता हूँ। जैसे मैं कहूँ, हाँ, मैं पेंशन पाना चाहता हूँ, आप मुझे पेंशन दीजिए, इसीलिए मैं पुरानी पेंशन व्यवस्था का समर्थक हूँ। तो आप नहीं, मजाक नहीं कर रहा। सरकारी नौकरी में तो आप हो नहीं कि आपको पेंशन मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी कोई भी सरकार मुझे पेंशन देगी, मैं जाकर ले लूँगा।
तो नहीं देगी, तब तो कोई देख नहीं देगी तब तो मैं चाहता हूँ नहीं ऐसा कोई मेरा ये पाने वाला सपना नहीं। कोई अधूरा जो सपना था वो आपको कोई बता दिया। अधूरा थोड़ा आंखों अपने इतनी कोई अधूरा ऐसा क्या तो दूर तक नहीं सोचते, नहीं सोचना चाहते। बहुत लोग कहते हैं मैं आज में जीता हूँ, वर्तमान में जीता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो सब तो मटेरियलिस्टिक सपना है कि बच्चे बड़े हो जाएं कुछ कर लें और थोड़ा ऐसा घर खरीद लें कि जिसमें धूप आती हो, वो तो सब चलता रहता है। लेकिन ऐसा कोई ऐसी कोई चाह नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी सपना है वो दूसरों में बड़ा हो जाए और लोग थोड़े जैसे मैं अक्सर कहता था कि अब मुझे समझ में आया कि नागरिक होना सबसे मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है नागरिक होना। और कभी लगता था कि सबसे आसान काम। तो अगर ये बोध आ जाए तो यही सपना है कि लोग मैं ऐसा देश नहीं देखना चाहता कि जहाँ जज को डर लगे और जहाँ जज फैसला दे तो उस फैसले को संदिग्ध निगाह से देखा जाए, जहाँ सर्वोच्च अदालत की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग भी किसी वक्त में कमजोर नहीं हैं, जहाँ चुनाव आयोग के आयुक्त या ईडी के लोग हेराफेरी या फिर उनकी किसी भूमिका पर लोग संदेह करते नजर आए। लोकतंत्र में रहेगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि जो ईडी में है या जो चुनाव आयोग में है वो उन मर्यादाओं के रक्षक हैं, न कि किसी सरकार की तरफ झुके हुए ज़्यादा नजर आए। 8 साल में विभिन्न तरह के जो प्रश्न रखते हैं, मुझे बहुत दुख होता है कि मैं कई बार सोचता हूँ कि इस देश के लोगों को किसी सरकार से किसी अतीत के फैसले से नाराजगी होनी चाहिए, पर क्या इतनी नफरत थी कि वो सब चीज़ों को ढहा देना चाहते हैं? क्या वो जानते हैं कि इससे उनका कितना फायदा है या नहीं? तो ये सब सपने अब व्यक्तिगत तो नहीं है, व्यक्तिगत सपने अब क्या है, हेल्थ ठीक रहे और पेंशन जैसी कोई चीज़ की व्यवस्था हो जाए तो ठीक है। नागरिक की बात रवीश, नागरिक और संविधान की बात लगातार कई सालों से करते रहे। नागरिक होना जरूरी है, नागरिक का धर्म और फर्ज और संविधान का अधिकार इस पर भी थोड़ा आगे बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा खुल के रवीश के कुछ और पहलू भी बाहर आए और कुछ वो बातें जो शायद अब तक एनडीटीवी में रहते हुए सेमिनार में या सभा में या गोष्ठियों में शायद बची रही। एक बात आपने वैसे जिक्र किया है, जब जो लोग आपको बिहार यूपी के लोग देखते हैं, युवा लड़के जो खास करके इस पत्रकारिता पेशे में आते हैं, तो उसमें आपने उनको अपना ये भी लिखता होगा क्योंकि आप हिंदी बात टीचर पर भी आपको सबको अंग्रेजी नहीं आता, पर मेरी मातृभाषा भोजपुरी। हाँ ठीक है, भोजपुरी है, लेकिन वो मातृभाषा है जहाँ से परवरिश हुई घर में, लेकिन हिंदी आपकी भाषा है। तो मैं वहाँ आना चाह रहा हूँ कि जब जैसे हिंदी का जब हम लोग जब देखते हैं इस दौर का जब आप 96, 97, 98, 99 जब आप खुद कहते हैं कि आप चिट्ठियाँ छाटा करते थे, उस दौर में भी एनडीटीवी का बहुत दिल्ली में भौकाल ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड से पढ़े हुए लोग, विदेशों से पढ़े हुए लोग, चमकते चेहरे, तो बड़ा मतलब हिंदी वालों को प्यार का अंग्रेजी नहीं आती, मैं वैसे बोला नहीं लेकिन आती चलो मुझे भी नहीं, लेकिन एक डर सा लगता था उस माहौल से, सूते सूते लोगों से डर, मतलब साइकोलॉजिकल डर। तो आप उस डर के कैदी रहे और रहे तो निकले गए। मैं थोड़ा उस यात्रा में झांकना चाहता हूं। हाँ, उस भौकाल को हमेशा एनडीटीवी के इस भौकाल को एक ही तरह से समझा गया कि वहाँ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वाले आते थे। हालांकि एक का तो कितना खराब प्रदर्शन आप देख ही रहे हैं, जो अंग्रेजी को उन्होंने क्या हालत कर दी है अंग्रेजी की, जिस अंग्रेजी को हिंदुस्तान में सीखने के लिए माँ बाप कितने लाख रुपए खर्च कर देते और उस अंग्रेजी में वो जहर ही फैला रहे थे, तो वो भी वहीं थे। लेकिन हाँ, तो ऐसे भी लोग थे, पर वो भौकाल एक था एनडीटीवी के प्रोडक्शन क्वालिटी का, वो और शूटिंग, ग्राफिक्स, ये सब इस उल्टा तरीके से होता था ना कि वो चैलेंज बन जाता था दूसरे लोगों, क्योंकि वो अचीव नहीं कर पाते, तो वो एक थ्रेट होता था। उन्हें लगता था कि ये शायद ये 2-4 ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वालों की वजह से है, पर वहाँ सारे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाले नहीं थे, और जो थे तो मुझे तो उनके हिसाब से तो मुझे उन यूनिवर्सिटी पे फख्र नहीं है, जरूर उनके खराब स्टूडेंट यहाँ
ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को, मतलब इनके परफॉर्मेंस को देखकर कम से कम रिव्यू करना चाहिए कि इंडिया में जो पब्लिक स्पेस में उनके स्टूडेंट्स हैं वो इतने खराब क्यों। लेकिन आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसमें एक बात उसकी होती है, सहजता की होती है, नैसर्गिक अधिकार बोध की है, ये जिसको अंग्रेजी में एंटाइटलमेंट है, वो जरूर कम लगता था क्योंकि मेरी शुरुआत चिट्ठी छाटने से। पर उसी अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में से बहुत सारे लोग आगे आए जिन्होंने देखा, मुझे समझा, मुझसे मदद ली, मुझे मदद की काफी, तो वो भी एक अनुभव है। पर वो जो पूरी प्रक्रिया है जिसकी तरफ आप पूछना चाह रहे हैं वो इतनी आसान नहीं, इतनी सरल नहीं है जिसको एक इंस्टीट्यूट में कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, मतलब हर समय नापतोल क्योंकि बहुत नीचे से आप शुरू कर, बहुत दिनों तक लोग याद दिलाते रहे कि तुम मना कर दे तो तुम याद करो, तुम यहाँ चिट्ठी छांटते थे। तो जब मैं एंकरिंग में आया तो मैं बहुत सारी चीज़ें ना भी कहता था, मैं नहीं करूँ, और जो कह दिया सो नहीं किया। तो वो उसमें लोग याद दिलाते थे कि एक धारणा बन रही है कि तुम हर चीज़ में मना कर देते हो, तुम यहाँ चिट्ठी छाटा करते थे, ये भी तो देखो एंकर बन गया। मैं कौन सा चाहता था एंकर, मैं तो रिपोर्टर बन के सुनता, वो तो मेरी मर्जी थी नहीं कि मैं एंकर बनूं। तो वो एक स्ट्रगल रहा, लेकिन मैं इस बात को जानता था कि जहाँ से ये पढ़ के आए वहीं से पढ़ के मेरे टीचर भी आए, इसी येल यूनिवर्सिटी से, इसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, और इनसे कहीं ज़्यादा काबिल लोग हैं। तो मैं बहुत दुनिया के बेहतरीन इतिहासकारों का छात्र रहा था। तो मैं हमेशा इस बात को याद रखता था कि किसने मुझे पढ़ाया है। और तो वो जिस यूनिवर्सिटी, भले उस यूनिवर्सिटी की मेरी डिग्री नहीं थी और मैं कभी सोचता भी नहीं था। मेरे टीचर कहते थे कि तुम अगर हिस्ट्री में रहोगे तो आगे जाओगे। मैं कहता था सर मुझे 4 लाइन अंग्रेजी नहीं आती है, अब इस भाषा में पूरी ज़िंदगी नहीं निकालनी है, इसको सीखने में मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं रहता। लेकिन उन्हीं यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया, मेरे लेख का अनुवाद करवाया, उन्होंने खुद ही बजा के वहाँ हिस्ट्री में बुलाया। तो वो दुनिया जिसे हम बंद समझते हैं वो खुली हुई दुनिया है। इसी अंग्रेजी बोलने वाले लोग में भी आते हैं कि आपका टेक्स्ट क्या, लाइए हम ट्रांसलेट करते हैं। तो हम हमेशा एक अलग तरह के बाइनरी में देखते हैं कि वो अंग्रेजी है तो हिंदी के विरोध में है। ऐसी बात नहीं है। जो वहाँ हिंदी में भी जो हिंदी बोलने वाले भी बहुत तरह से खराब लोग हैं, उसी तरह से अंग्रेजी बोलने वाले में भी बहुत सारे खराब। हर कोई वहाँ क्लीन नहीं कुछ फटे हुए दूध भी है, ये भी है। तो ये धारणा मैं समझ रहा था वहाँ पे, तो उसको नेविगेट करने में मुझे काफी कुछ सीखना पड़ा। कभी बहुत मुश्किल, तो कभी पसीने छूटे बहुत ज्यादा, बहुत कई बार तो मैं पीछे के दरवाजे से ऑफिस जाता था, पर वही लोग मुझे हेल्प भी करते थे।